नमस्कार। अगला टॉपिक हमारा एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। ठीक है। दुर्घटना का अगर हम परिभाषा अगर हम पूछें डिफिनेशन क्या होता है, तो दुर्घटना क्या है। दुर्घटना को हम एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि वैसी घटना जो पूर्व निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे। ठीक है। यानी कि आप बाइक से जा रहे हैं और कुछ जानवर क्रॉस कर गया, एक बैग, आप अनबैलेंस होकर बाइक से गिर गए, तो वो जो घटना आपके साथ घटा उसे हम दुर्घटना कहेंगे। और कोई अगर नियोजन करके यानी कि प्लानिंग करके आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या कर देता है कोई व्यक्ति, तो उसको दुर्घटना में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। वो दुर्घटना वो वैसा जो है वाक़या है जो आपके साथ एक बैग घटता है। ठीक है। तो उसे हम दुर्घटना कहेंगे। तो दुर्घटना को हम अगर दुर्घटना को हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि वैसी घटना जो पूर्व निश्चित ना हो उसे हम दुर्घटना कहेंगे। ठीक है। वैसी घटना जो पूर्व निश्चित ना हो उसे हम दुर्घटना कहेंगे। अब आ जाइए कि दुर्घटना हम सेफ्टी प्रिकॉशन में हम दुर्घटना एक्सीडेंट को क्यों लिए। क्योंकि हम लोग हमारे ज़िंदगी में अभी तक हम लोग सही सलामत हैं, तो समझ लीजिए कि हम लोग ज़िंदगी में जो भी सेफ्टी अपनाना है तो हम लोग अपनाए हुए हैं, तब हम लोग सही हैं। अब चूँकि आईटीआई के कैंडिडेट आप लोग हैं, तो आईटीआई में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाया जाता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाने से पहले एक इंडस्ट्री में क्या क्या किस तरह से बचाव करना चाहिए, अपने को किस तरह से बचना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि दुर्घटना का क्या रीज़न है, क्या रीज़न से दुर्घटना घटता है। फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, या फिर कहीं भी अपना वर्क प्लेस आपका जहाँ भी होगा, आईटीआई करने के बाद आप जो भी कीजिएगा काम, चाहे कंपनी वर्क हो या फिर आप रेलवे में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए ताकि आपके साथ दुर्घटना ना घटे। ठीक है। तो आप इसमें हम लिख सकते हैं काउज ऑफ एक्सीडेंट। काउज ऑफ एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना के कारण क्या क्या है। दुर्घटना के कारण। ठीक है। अब दुर्घटना के कारण का पता चल जाएगा, तो आप अपने को सेफ रखने के लिए उस कारण को जो है, वो कारण आपके अगर आपको पहले से पता है तो आप अपने को सेफ रख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है। तो क्या क्या कारण है। कंपनी में दुर्घटना अगर घटता है, अब कंपनी में दुर्घटना घटता है तो देखिए मेन बात है क्या कि कोई कंपनी में अगर वर्क करने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो जनरली 3 तरह का हुपर बजता है। ठीक है। हुपर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है। एक बार हुपर बजेगा मतलब हो गया कि आपको आना है, अंदर आना है। ठीक है, काम चालू कर देना है। दूसरा बार हुपर बजता है यानी कि आपका लंच का टाइम हो गया है। तीसरा बार आपके एग्जिट के समय में मतलब निकलते समय आपका एक हुपर बजेगा। इस पीरियड के बीच में अगर कहीं हुपर बज जाता है तो आपको क्या क्या जो है, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए क्या है कि किसी वहीं पर वर्क प्लेस में दुर्घटना घटा है। तो आपके साथ ना घटे इसके लिए आपको दुर्घटना का कारण आप जानना होगा कि क्या क्या सब जो है कारण बनता है, उस हिसाब से आपको सावधानी रखना है। ठीक है। तो पहला कारण है अत्यधिक आत्मविश्वास।
अत्यधिक आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। कोई भी व्यक्ति कंपनी में कार्य करते करते पुराना हो जा रहा है तो अपने में उसको लगता है कि मेरे से कोई दुर्घटना नहीं घटेगा, ठीक है। उनका ये मेंटलिटी, उनका ये जो दिमाग में आ गया तो उसी पीरियड से उनके साथ दुर्घटना घटने का चांस बढ़ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में जो व्यक्ति, अगर हम लोग कोई ओवर कॉन्फिडेंस में बाइक भी चलाते हैं तो दुर्घटना घटने का चांस रहता है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा। उस तरह से एक आपको मशीन ऑपरेट करने के लिए दिया गया है, आप बस सब कुछ कर रहे हैं, बजाते मशीन का प्रिंसिपल को नहीं अपना रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना घटेगा। आप समझ रहे हैं कि मैं 25 साल पुराना हूँ, मेरे साथ नहीं घटेगा, वैसा नहीं है। तो अत्यधिक आत्मविश्वास भी एक कारण है। दूसरा है जल्दबाजी। जल्दबाजी करना भी मूर्खता कहलाता है, ठीक है। तो कंपनी में तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए काम को लेके, कि नहीं होता है कि बच्चे को लाना है जल्दी से काम निपटा दें, ठीक है। तो मशीन का एक टाइम रहता है, वो उस प्रोसेसिंग टाइम के पीरियड में आप मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब से मशीन नहीं, मशीन के हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। आपको जो मशीन ऑपरेट करने के लिए दिया गया है उसमें आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो दुर्घटना का कारण जो है चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है। तीसरा है रोशनी का सही प्रबंध नहीं होना। रोशनी का मशीन पर, जहाँ मशीन है, मशीन पर रोशनी का सही प्रबंध ना होना। जहाँ मशीन है, देखिएगा हर जगह कंपनी वगैरह में जहाँ भी मशीन इंस्टॉल किया जाता है, लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, जो भी मशीन सब है, तो वहाँ पे देखिएगा बड़ा बड़ा जो है आपका खिड़की रहता है, ठीक है, ताकि नेचुरल लाइट आपको मिलता रहे। और उसके अलावा ऊपर में लाइट भी लगा हुआ रहता है, मरकरी वगैरह। तो अगर वहाँ पे उस तरह का प्रॉब्लम है तो फिर जो है दुर्घटना, अगर मान के चलिए कि सही लाइट नहीं आ रहा है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो दुर्घटना का कारण बनता है, ठीक है। और चौथा आ गया कि एक मशीन दूसरे मशीन का जो डिस्टेंस रहता है वो अगर सही नहीं है, मशीनों की दूरी सही ना होना, तो भी काम करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि नहीं जो है डिस्टेंस कम है, ठीक है। एक मशीन दूसरे मशीन का डिस्टेंस कम रहेगा तो उस पीरियड में भी काम करने में असुविधा होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है, दुर्घटना घटेगा। पांचवा हो गया आपका सही मशीन का सही लेआउट नहीं होना। मशीन का सही लेआउट में ना होना, ये भी एक कारण बनता है कि मशीन का एक एंगल होता है, उस एंगल में अगर मशीन इंस्टॉल नहीं है, मशीन वाइब्रेशन कर रहा है बॉडी उसका, तो मान के चलिए कि मशीन का सही लेआउट में वो उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो उससे भी आपको क्षति पहुंच सकता है, आपका दुर्घटना आपके साथ घट सकता है, ठीक है। अब देखिए सही पहनावा कर्मचारी का ना होना, सही पहनावा का ना होना, ये भी एक दुर्घटना का कारण है, ठीक है। आपको कहीं भी कोई कंपनी में आप जाइएगा तो उसका एक ड्रेस कोड रहता है, वो ड्रेस कोड के बगैर आप जो है अंदर नहीं जा सकते हैं। कोई अगर चले भी जाते हैं सीनियर लोग तो कुर्ता पैजामा नहीं पहनना है, बाल बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। आपको टाइट कपड़ा पहन के ही कंपनी में जाना चाहिए। अगर सही पहनावा नहीं है, पहनावा का ना होना मतलब सही पहनावा अगर आप पहन के नहीं गए तो आपके साथ क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है। 7वां आ गया तनाव में रहना। तनाव, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति घर से निकला है, तनाव में है, ठीक है, टेंशन में वो है, तो क्या करेगा ना, वो काम में उसको मन नहीं लगेगा, ठीक है, काम में मन नहीं लगेगा और थोड़ा
फ्रस्ट्रेट रहेगा तो क्या हो सकता है ना, उसके साथ दुर्घटना घट सकता है। बीवी से कुछ मनमुटाव या कुछ परिवार के सदस्य लोग किसी को कुछ बोल देते हैं, वो कंपनी में जाता है, वो वर्क करता है, उसके साथ दुर्घटना घट जाता है, तो अंदर अंदर तो परिवार वाले लोग जान रहे हैं कि क्यों घटा, क्योंकि उसका मेंटली उसको टेंशन था। तो तनाव भी एक रीज़न है। 8वां आ जाइए आपका, अनुशासन में नहीं रहना, अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता कंपनी में होना। ठीक है, अनुशासनहीनता का मतलब हो गया क्या कि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। ठीक है, आप जो आपको वर्क मिला है वो वर्क आप नहीं करके आप दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे से गप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उसका भी काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हो सकता है आप एक्सपीरियंसफुल हो, वो जो है अभी एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो उसके साथ दुर्घटना घट सकता है। आपके अनुशासनहीनता के कारण दूसरे को क्षति पहुंच सकता है, तो एक अनुशासनहीनता भी एक रीज़न है। तो इस तरह करके बहुत सारे आपका काउज ऑफ एक्सीडेंट में दुर्घटना का कारण बनता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को अगर आप जान जाइएगा, कंपनी में किस तरह आपको रहना है या कहीं भी वर्क प्लेस में आपको किस तरह से बिहेव रखना है, किस तरह से आपको अनुशासन में रहना है, सही गलत का जो है आपको जानकारी रहेगा। ठीक है, उत्सुकता भी होता है, बहुत व्यक्ति लोग में उत्सुकता भी एक कारण है, उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता के कारण भी जो है आदमी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जनरली ज़िंदगी में भी होता है। अगर कोई बच्चे में खास करके ये गुण पाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो उस तरह से कंपनी में जल्दीबाजी में सीखने का एक उत्सुकता रहता है ना, तो बिना कुछ जाने मशीन को छूने लग जाते हैं या फिर उसको ऑपरेट करने का जो है सोचने लगते हैं। तो वही एक उत्सुकता के कारण भी जो है आपका दुर्घटना घट सकता है आपके साथ। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं। ये सारे रीज़न को अगर आप जान जाइएगा तो आपके साथ हो सकता है दुर्घटना ना घटे और आप सेफ्टी के साथ आप अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सुरक्षा, सेफ्टी, यानी कि इसको बोलते हैं सुरक्षा। सुरक्षा 3 तरह का है। ठीक है, एक होता है स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। एक होता है मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। और एक होता है जॉब सेफ्टी, कार्यखंड की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा। हम आपको पहले भी बताया कि अगर 3 बार हुपर बजता है कंपनी में या कहीं भी वर्क प्लेस में, 3 बार बजने के अलावा चौथा बार कभी भी बज जाए तो आप समझ जाइए कि कहीं पर उस फैक्ट्री में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट हुआ है तो एक काम उसमें किया जा सकता है क्या कि सबसे पहले आप जिस मशीन जो आपको मशीन दिया है, जो मशीन आपको ऑपरेट करने के लिए मिला है, वो मशीन को सबसे पहले आप शट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना देखना है कि हम स्वयं अपने को सुरक्षित करना है कि हम तो ठीक है ना, और दूसरा देखना है कि मशीन को शट डाउन करना है। तीसरा है क्या कि जो हमको प्रोडक्शन दिया गया है वो प्रोडक्शन आपको सेव कर लेना है, जितना बना है उसको हटा लेना है, तब आपको कहीं जाना है। ठीक है, ताकि आप सुरक्षित, आपका मशीन सुरक्षित और आपका जो वर्क मिला है, आपको जो वर्क दिया गया वो वर्क भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये 3 तरह का सेफ्टी आपको वहाँ पे कंपनी में अपनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी कैसे अपना सकते हैं, यानी कि मशीन की सुरक्षा में हम 2-4 बात
जान जाएंगे तो बेटर रहेगा। मशीन की सुरक्षा कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला बात है कि मशीन किस तरह का है, मशीन में क्या आपको ऑपरेट करने के लिए, कैसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन, उसका सारा विधि को आपको जानना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहिए और मशीन को भी कुछ नुकसान ना हो। दूसरा बात है कि चलती मशीन में कभी भी लुब्रिकेंट कूलेंट का यूज नहीं करना चाहिए। मशीन को बंद करके हमेशा, और कोई भी वर्क करने के बाद मशीन को साफ़ करने के बाद ही आप वहाँ से हटिए, ठीक है। उसके बाद मशीन का जो प्रिंसिपल है उसको अपनाते हुए काम कीजिए। मशीन में जो भी आपको प्रॉब्लम अगर आ रहा है, मशीन जब ड्यूटी ज्वाइन करता है कोई भी, तो आप वो देख लेता है कि पहले वाले जो वर्कर हैं वो कुछ जो है दिक्कत करके तो नहीं गए हैं, वो मतलब उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा था, वो पूछ लेना है या मशीन को चेक कर लेना, उसके बाद आप मशीन को ऑपरेट कीजिए। तो मशीन संबंधी जो सेफ्टी अपनाना चाहिए आपको, वो अपनाना चाहिए आपको, ठीक है। वो अपनाइए, वो अपना के ही काम करना चाहिए, ठीक है। और मशीन का जो देखभाल है, मशीन का जो मेंटेनेंस है, उसका भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको रहना चाहिए। मशीन का ऑपरेशन के बारे में तो जो जानकारी आपको रहना ही रहना चाहिए, लेकिन उसका मेंटेनेंस के बारे में भी हल्का फुल्का जानकारी आपको रहना चाहिए ताकि आप मशीन का जो है डिफेक्ट आप पकड़ सकें कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आवाज़ ये है सेल्फ सेफ्टी, मतलब स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा में आपको क्या क्या करना चाहिए? स्वयं की सुरक्षा में आपको ये देखना है कि कभी भी आपको अपना जो आपका जो ड्रेस कोड है, कंपनी के तरफ से जो ड्रेस दिया गया, जूता हमेशा पहन के चलना चाहिए, उस ड्रेस कोड को पहन के चलना चाहिए। उसके बाद जो भी वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो वेल्डिंग सेफ्टी गूगल्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। ग्राइंडिंग कर रहे हैं, सेफ्टी गूगल्स लगाइए। आप बुरादा वगैरह है, मशीन के द्वारा जो मेटल कटिंग होता है, बुरादा हाथ से नहीं छूना है। तो अपना जो भी आप देखिए, वहाँ पे आप नशा करके नहीं जाइए, वहाँ पे सिगरेट या बीड़ी पी के जो है कंपनी में या वर्कशॉप में आपको नहीं फेंकना है। तो अपना जो भी सुरक्षा अपनाना है, अपना ज़िंदगी के लिए और दूसरे का भी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो वो आपको, तो आप सबसे पहले तो आप जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उसका जानकारी होना चाहिए, आपको कैसे कैसे वहाँ पे बिहेव करना है वो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फायर, आग। आग आग के बारे में जानकारी ज़रूरी है। आग जो है 3 चीज़ से मिलके बनता है, 1 2 3। इस 3 में से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो आग नहीं चलेगा, ठीक है। पहला है ऑक्सीजन O2, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है हीट, यानी कि ऑक्सीजन, फ्यूल यानी कि ईंधन और हीट यानी कि ताप। अब आप जान लीजिए कि बचपन में कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का ही बच्चा खास करके क्या करता है, स्कूल में एक कागज़ का टुकड़ा ले लेगा, उसको ज़मीन पर रख देगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उसमें सूर्य का रोशनी को पॉइंट करके उस कागज़ के टुकड़े को जलाता है। बहुत आदमी लोग जलाए होंगे। तो आग लग जा रहा है, तब आग कैसे लग रहा है? जो कागज़ का टुकड़ा है जल रहा है, जो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे, यानी कि ईंधन जो जलता है। कुछ तो जलेगा, कागज़ यहाँ जल रहा है, बच्चे लोग कागज़ जला रहे हैं, तो कागज़ क्या हो गया? फ्यूल हो गया। ऊपर से मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कर रहा है? सूर्य का रोशनी को पॉइंट करके उसमें हीट दे रहा है, यानी कि ताप। तो हीट आ गया इसमें, और वातावरण में ऑक्सीजन है ही, तो क्या होगा ना, आग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आग बराबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन प्लस ईंधन प्लस ताप इक्वल टू आग। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, ईंधन और ताप मिलके आग का निर्माण करता है। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग के प्रकार। देखिए, आग जो है 3 तरह का होता है, 1 2 3। पहला है कार्बोनेशियस। कार्बोनेशियस आग। ठीक है, ये कार्बोनेशियस कार्बन मतलब जिस ईंधन में जो जल रहा है उसमें कार्बन का मात्रा अगर होता है तो वो अगर जले तो उस आग को हम क्या कहेंगे? कार्बोनेशियस आग कहेंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी हो, कोयला हो, कपड़ा हो, ये सारे चीज़ में अगर आग लगे तो इस आग को हम क्या कहेंगे? कार्बोनेशियस फायर कहेंगे। ठीक है, तो वैसी आग जिसमें कार्बन की मात्रा हो उस आग को हम कार्बोनेशियस आग कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया विद्युतीय आग। विद्युतीय आग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर, इसको कार्बोनेशियस फायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक आग कहाँ लगेगा? जहाँ पुराना बिल्डिंग हो, जहाँ उस बिल्डिंग का दीवार में नमी हो, पुराना वायरिंग हो उस बिल्डिंग में, पुराना बिल्डिंग मतलब पुराना वायरिंग, और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा ना, विद्युतीय आग लगेगा, इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक आग लग जाएगा। ठीक है, तो वैसी इसमें लिखा जा सकता है वैसी आग जो शॉर्ट सर्किट से लगी हो उसे हम विद्युतीय आग कहते हैं। ठीक है, अगला आ गया तेलीय आग। अगला हो जाएगा तेलीय आग, इसको बोलते हैं ऑयली फायर। अब देखिए, तेलीय आग जिसमें डीजल, मोबिल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब में जो आग लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? तेलीय आग बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड वाला आग होता है ये। वैसी आग जो पेट्रोल, डीजल, मोबिल, मिट्टी के तेल में लगी हो उस आग को क्या बोलेंगे? उस आग को हम ऑयली फायर यानी तेलीय आग कहते हैं। तेलीय आग कहते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटा और थोड़ा छोटा है समझने में। जो मेरा आवाज़ जो आ रहा है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसी आग जो पेट्रोल, डीजल, मोबिल, मिट्टी का तेल में लगी हो उस आग को हम क्या कहेंगे? तेलीय आग कहेंगे। ठीक है,
तो ये 3 तरह के आग होते हैं। आग क्या चीज़ से मिलके बनता है? ऑक्सीजन, ईंधन और ताप के द्वारा मिलके बनता है। ये इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर ना रहे तो आग नहीं लगेगा। अब आप आ जाइए, आग तो 3 तरह के होते हैं। अब आग पे कंट्रोल करने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम आग पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में अगर बोला जाए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम आग पे काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे हम आग पर काबू पाने के इससे हटा दीजिए, आग पर काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है। अब 3 तरह का आग है तो 3 तरह का एक्सटिंग्विशर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला आग क्या था? कार्बोनेशियस। तो कार्बोनेशियस के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे लिख सकते हैं, इस एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम कार्बोनेशियस फायर मतलब कार्बोनेशियस आग को, फायर को बुझाते हैं। ये कार्बोनेशियस फायर जो होता है पानी के द्वारा भी बुझ सकता है, पानी, ठीक है। ये भी एक एक्सटिंग्विशर में ही आएगा, पानी, ठीक है। दूसरा था विद्युतीय आग, यानी कि CTC एक्सटिंग्विशर, CTC, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर। CTC एक्सटिंग्विशर, इस CTC से क्या होगा? इलेक्ट्रिक आग यानी विद्युतीय आग को हम बुझा सकते हैं, ठीक है। इस एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम विद्युतीय आग पर काबू पा सकते हैं। और तीसरा था ऑयलीय फायर। तो ऑयलीय फायर के लिए क्या होगा? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप मतलब फोम टाइप, जब हम स्नान वगैरह करते हैं, साबुन लगाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है ना, वही झाग। तो वो उस तरह का झाग नहीं है इसमें। और इस एक्सटिंग्विशर के द्वारा भी झाग निकलता है। अब जहाँ पर मान के चलिए तेल का तो कुछ मात्रा होगा ना, जो या डीजल हो या पेट्रोल हो, लिक्विड फॉर्म में जो रहता है, वो जहाँ तक गिरा वहीं पर आग लग रहा है। हाँ, वो आग फैल सकता है हवा के कारण, इधर से उधर जा सकता है, लेकिन आग का जो स्रोत होगा, जहाँ तक तेल रहेगा वहीं तक का आग का स्रोत है, ठीक है। अब ये आग को बुझाने के लिए बालू का भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिएगा, जनरली फोम टाइप एक्सटिंग्विशर आपको पेट्रोल पंप वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पर
तेलीय आग जहाँ पे लगेगा वहाँ पे फोम टाइप रखा जाता है, वहाँ पे बाल्टी में बालू भी रखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटिंग्यूशर हो, आपका सोडा एसिड हो, आपका सीटीसी हो, आपका फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर हो, कोई भी एक्सटिंग्यूशर करता क्या है, क्यों आग बुझ जाता है, उस और एक्सटिंग्यूशर का एक ही काम है कि आग में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको बंद कर देना, ठीक है। तो ये भी वही काम करता है। फोम टाइप क्या करेगा ना, सीधा आग पे ही पड़ जाता है, उसको आप नोजल को आप अगर ज़मीन पे पटकिएगा, उसका जो निकलता है तो झाग टाइप का निकलेगा, वो सीधा जाके बैठ जाएगा इसी पर, आग पर, और आग पे बैठा और उसका ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर देता है, तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें क्या लिखेंगे, इस एक्सटिंग्यूशर के द्वारा हम ऑयली फायर को कंट्रोल करते हैं, अब बालू से भी होता है कंट्रोल, ठीक है। इसमें बालू का भी इस्तेमाल हो सकता है, पानी इसमें काम नहीं करेगा, पानी से नहीं बुझ सकता है। पानी से आपका ये सिर्फ आपका जो है आपका कार्बोनेशियस फायर बुझेगा। सीटीसी में मतलब ये आप आग में भी नहीं दे सकते हैं, आग इलेक्ट्रिक फायर जो विद्युतीय आग है उसमें भी पानी नहीं दिया जा सकता है, इसमें भी पानी नहीं पड़ेगा, इसमें बालू का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो आग 3 तरह के होते हैं, आग 3 चीज़ से मिलके बनते हैं। कौन कौन सा चीज़ है, आपका ऑक्सीजन है, फ्यूल है और हीट है, यानी कि ऑक्सीजन, ईंधन और ताप मिलके आग बनता है। आग कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, तेलीय आग, कार्बोनेशियस फायर और आपका इलेक्ट्रिक फायर, विद्युतीय आग। आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर के द्वारा कार्बोनेशियस फायर को बुझा सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फायर को भी बुझाने में भी किया जा सकता है, ठीक है, सोडा एसिड का। सीटीसी एकदम जान के रखिए कि आप विद्युतीय आग बुझाने में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब फोम टाइप तो खैर ये तो ऑयली फायर को बुझाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। प्राथमिक, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा, प्राथमिक उपचार, हैंडराइटिंग को थोड़ा और अच्छा करना होगा। प्राथमिक उपचार किसको कहेंगे, अगर हम इसका डिफिनेशन अगर पूछें प्राथमिक उपचार का तो क्या बोला जा सकता है, तो वैसा उपचार जो डॉक्टर आने से पूर्व किया जाए, अपने से हम लोग खुद कर सकें। दूसरे का अगर सहायता करना हो तो हम लोगों को भी फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए, तब हम लोग दूसरे का टेम्प्रोरी उपचार जिसको बोलेंगे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार को हम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि वैसा उपचार जो डॉक्टर आने से पूर्व किया जाए, उस उपचार को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। प्राथमिक उपचार वैसा उपचार जो डॉक्टर आने से, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना घटा है, तो अगर हम अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो उस तरह का जो क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपचार कहेंगे, डॉक्टर आने से पूर्व, ठीक है। उसका जो सहायता हम किए, सब मिल के किए या हम लोग किए, उस उपचार को हम क्या कहेंगे, सीधा सीधी प्राथमिक उपचार कहेंगे, फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड तो हो गया, फर्स्ट एड तो कर सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है जो हर जगह रहता है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है ना, प्राथमिक उपचार संबंधित कुछ देखिएगा हर जगह, मतलब जहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स हो,
आपका मॉल हो, आपका कंपनी हो, हर जगह आज की डेट में फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है, ताकि किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसको तुरंत कुछ सहायता दिया जा सके। ठीक है, तो उसमें जीवन रोधी दवाइयों से लेके पट्टी तक, टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन और रुई, आपका बैंडेज, आपका रुई काटने वाला औजार, कैंची, आपका बीटाडीन जो घाव को जल्दी से भर देता है। तो उस तरह का बहुत सारे सामान उसमें बांस का पतला पतला जो है कमाची टाइप का भी रहता है, ताकि किसी हड्डी उड्डी में चोट लगा हो तो उसको बांध के हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह रहता है। जहाँ जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे दुर्घटना घटने का आशंका हो, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट एड में। हम लोग दिमाग में रखते हैं ना कि फर्स्ट एड में सिर्फ मलहम पट्टी करना नहीं होता है। फर्स्ट एड में क्या होता है ना, मूर्छित व्यक्ति भी होता है, कुछ बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको क्या करते हैं ना, हम लोग कृत्रिम श्वास देते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम श्वास देने का 3 विधि है। ठीक है, कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ। पहला है सेफर विधि। दूसरा है सिल्वेस्टर विधि और तीसरा है लाबोर्ड विधि। ठीक है, ये जो 2 विधि है ना, सिल्वेस्टर और लाबोर्ड, इसमें क्या करते हैं ना, व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं। ठीक है, और जो सहायता कर रहा है वो माथा के तरफ रहता है। ठीक है, और पीठ के बल लिटाते ही नहीं है, पीठ के पीछे में एक तकिया भी रख देते हैं, ताकि छाती उसका थोड़ा सा, उसका जो सामने वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर रहे। ठीक है, सिल्वेस्टर और लाबोर्ड में पीठ के बल लेटा के उसके नीचे, पीठ के नीचे में तकिया रख देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, माथा के पास रहते हैं उसके मरीज के। ठीक है, और कृत्रिम श्वास देने का भी प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, उसका जो बाँह है, सिल्वेस्टर विधि में बाँह का क्या करते हैं, बाँह को हम लोग छाती पे रखते हैं। ठीक है, और लाबोर्ड विधि में क्या करते हैं, बाँह को हम लोग पीछे कर देते हैं। ठीक है, बाँह को हम लोग पीछे कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं ना, मुंह से मुंह में सांस देते हैं। और सिल्वेस्टर में क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि में छाती पर थोड़ा सा छाती पे हम लोग पुश करते हैं, थोड़ा सा ससारते हैं, ताकि उसका लंग्स काम करना चालू हो जाए, उसका फेफड़ा जो है उसका जो है वर्किंग पीरियड में आए। और सेफर विधि में क्या होता है, ये पेट के बल लिटाया जाता है और घुटना के पास हम लोग बैठते हैं। ठीक है, और छाती पे हम लोग पुश करते हैं, उसके पेट के बल जब ये सेफर विधि में लेटेगा तो पीठ पर हम लोग थोड़ा सा दबाव देते हैं। अगर पानी में भी डूबा हुआ व्यक्ति है तो हम लोग यही प्रक्रिया अपनाते हैं, या बिजली के करंट से लगा हुआ मूर्छित व्यक्ति है तो भी हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं। जब तक अपनाएंगे तब तक जब तक वो व्यक्ति सांस ना लेते ही रहे, ना ले सके। अगर सांस अटक गया है या फूल गया है, या कोई गुटखा खा के भी करंट लग जाता है, उसका मुंह साफ़ कर लीजिए। मुंह साफ़, अगर मुंह नहीं खुल रहा है मान के चलते हैं, तो क्या करना चाहिए, मुंह को बंद करके अपना मुंह से उसके नाक में हवा भरना चाहिए। ठीक है, तो तब तक करते रहेंगे जब तक डॉक्टर ना आ जाए, सीधा सीधी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। सेफर में क्या होता है, पेट के बल ज़मीन पर लेटाते हैं और घुटना के पास हम लोग बैठते हैं और पीठ को ससारते हैं। सिल्वेस्टर और लाबोर्ड में क्या होता है, चित लेटाते हैं, और लेटाने पे क्या, पेट के बल भी अगर सेफर विधि में लेटाते हैं तो क्या होता है ना, उस पेट के नीचे भी तकिया देते हैं। ठीक है,
और सिल्वेस्टर और लाबोर्ड में क्या होता है, चीत के बल लेटाते हैं, पीठ नीचे रहता है और उसके एथी में तकिया लगाते हैं। और सिल्वेस्टर में क्या होता है, उसको हाथ को क्या करते हैं, छाती पे रखते हैं और थोड़ा पुश करते हैं थोड़ा सा, और उसका मुंह से मुंह में सांस देना चाहते हैं। और लाबोर्ड में क्या होता है, उसको हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये 3 तरह का विधि है कृत्रिम सांस देने का। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में ट्रेड संबंधी जानकारी लिए, फीटर क्या है, फीटर के प्रकार कितना है, ठीक है, सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी से पहले एक्सीडेंट के बारे में आपको बताए, आग के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट एड में क्या क्या, आप फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखते हैं, फर्स्ट एड का विधि क्या है, कृत्रिम सांस देने के लिए क्या विधि अपनाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।